हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीडीपी के सेक्शन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए लर्निंग से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने क्या दिया है, सीखने का वक्र। बी ऑप्शन है सीखने का पठार। सी ऑप्शन है स्मृति और डी ऑप्शन है अवधान। देखिए, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उन्नति ही खत्म हो जाती है, उन्नति नहीं होती है। ठीक है, वक्र बनेगा तो आपका पहले उन्नति होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग होगी फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, स्मृति ये भी गलत हो जाएगा, अवधान ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सीखने का पठार। ठीक है, जब कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या आंसर होगा, सीखने का पठार। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम और डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मुख्य नियम में शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तत्परता का नियम, सीखने के जो कुछ 3 नियम जो हैं वो मुख्य नियमों में आते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये क्या है, मुख्य नियम है। और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बहु अनुक्रिया का नियम। ये मुख्य नियम में नहीं आता है। ठीक है, बट सीखने का नियम है, बट मुख्य नियम में नहीं आता है बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ये ऑप्शन है मानसिक आयु मल्टीप्लाई बाय वास्तविक सूत्र या आयु। ठीक है, बी ऑप्शन है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु। सी ऑप्शन है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डी ऑप्शन है वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय मानसिक आयु। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस आई क्वोशिएंट। ठीक है, IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। देखिए, तो इसका क्या होता है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है, मानसिक आयु। ठीक है, अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि से। देखिए कुछ टर्म जान लेते हैं कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन होती है। ठीक है, कि कितनी बुद्धि है उस बालक में, उसको मापा जाता है बुद्धि लब्धि के थ्रू। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक आयु एवं मानसिक आयु की सहायता से क्या करते हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। ठीक है, चलिए इसको 1912 में इसका ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, ए ऑप्शन है हल ने, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन है हेगार्टी ने एंड डी ऑप्शन है स्किनर ने। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ये देखिए, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का मतलब इंग्लिश क्या होता है, थियरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, थियरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, प्रयास करना, फिर देखिए बच्चा जो है वो पहले प्रयास करता है, प्रयास करके कार्य को करता है, फिर वो क्या करता है, उस चीज को सुधारता है, अपनी भूल को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर किसने किया है, कोहलर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पावलोव है, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक है और डी ऑप्शन गेस्टाल्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोहलर जो है निम्न में से किससे संबंधित है।
ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी है विकास का सिद्धांत, सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी है अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, देखिए कोहलर जो है वो प्रयोगकर्ता थे। ठीक है, देखिए सन 1920 में जर्मनी में एक गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, उस संप्रदाय से संबंधित 3 व्यक्ति थे अपने पास। ठीक है, 3 व्यक्ति थे, कौन? मैक्स वर्दीमर, ठीक है, पहले थे, सेकंड थे कोहलर और दूसरे थे कोफा। ठीक है, फर्स्ट हो गया मैक्स वर्दीमर, ठीक है, सेकंड थे कोहलर और थर्ड थे कोफा। ठीक है, जो वर्दीमर थे वो प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के। ठीक है, और जो कोहलर है वो प्रयोगकर्ता कहलाते हैं, वो प्रयोग करते थे, और कोफा जो है वो सहयोग करता थे। तो ये तीनों जो है वो गेस्टाल्टवादी कहलाए। ठीक है, तो इनके सिद्धांत को जो हम कहते हैं वो गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र आकृति या संपूर्ण आकार। गेस्टाल्ट सिद्धांत को ही सूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, समग्राकार यानी संपूर्ण कार का सिद्धांत कहते हैं। सब कुछ संपूर्ण, पूर्णांश का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, ये सब इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, गेस्टाल्ट वाद के सिद्धांत को। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत को कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सब किससे संबंधित है? डी से। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोहलर का सिद्धांत पूछ लिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछ लिया, सूझ का सिद्धांत पूछ लिया, गेस्टाल्ट सिद्धांत पूछ लिया, समग्राकार संपूर्णाकार सिद्धांत पूछ लिया, कोहलर पूछ लिया, पूर्णांश का सिद्धांत पूछ लिया, तो सब आपका क्या है? वो अधिगम से रिलेटेड है। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए कैटल, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है वर्नर और डी ऑप्शन है स्किनर। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बुद्धि से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स नहीं है और है के सेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को हमेशा प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, प्रेरणा की सीमा, बी ऑप्शन है विद्यालय का सहयोग, सी ऑप्शन है शारीरिक सीमा होगा यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन है ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, देखिए प्रेरणा की सीमा है, शारीरिक सीमा है, ज्ञान की सीमा है। ठीक है, देखिए विद्यालय का सहयोग जो है वो अधिगम के पठार की सीमा नहीं है, का कारण नहीं है। ठीक है, विद्यालय का सहयोग। ठीक है, चलिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, विद्यालय का सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है समझ, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता एंड डी ऑप्शन है समस्या समाधान। ठीक है, तो शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन मतलब मानसिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके प्रतिमान का प्रयोग जो है निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान के हेतु किया जाता है। ठीक है, जब कोई समस्या आएगा तभी तो आप दिमाग को अपने यूज करोगे। ठीक है, चलिए 10th है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? देखिए ए ऑप्शन है गेट्स व अन्य, बी ऑप्शन है मार्गन और गिलीलैंड, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है क्रोनॉग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए गेट्स। ठीक है, गेट्स व अन्य के द्वारा। देखिए अधिगम जो है लर्निंग, अनुभव और प्रशिक्षण
ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसका है? गेट्स के द्वारा किया गया है, और गेट्स व अन्य भी साइंटिस्ट थे जो जिनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? अब बताइए। ए ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, बी ऑप्शन है संवेदनात्मक से, सी ऑप्शन है आध्यात्मिक से, और डी ऑप्शन है सामान्य से। तो गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। अब बताइए इसे, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किस चीज का? ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण है वो किस चीज का है? किस चीज का, किससे रिलेटेड है? ये बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। ये अल्फ्रेड विनय जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ए ऑप्शन है फ्रॉयड ने, बी ऑप्शन है जुंग ने, सी ऑप्शन है मन ने, और डी ऑप्शन है आलपोर्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सेप से भिन्न है? ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी है सामान्य अवयवों का सिद्धांत, सी है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, और डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर सेप से भिन्न है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य अवयवों का सिद्धांत जो है वो इन सबों से अलग है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का मतलब है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। ए है ज्ञान, बी है बोध, सी है अनुप्रयोग, और डी है विश्लेषण। तो देखिए न्यूनतम स्तर क्या है इसका? इसका न्यूनतम स्तर ज्ञान है, नॉलेज, ठीक है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का न्यूनतम स्तर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।